Hello my dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all know, we have started Indian economic development from our last video. So dear students, if you have seen the last video, in that I started chapter number 1, which is Indian economy on the eve of independence. And today I'll continue same chapter, which is chapter number 1. Dear students, there are many topics in that chapter. We have discussed just the introduction of the topic or the chapter and the condition of agriculture or basically the economy on the eve of independence. But today I'm going to cover two more topics, which is agriculture sector on the eve of independence and the industrial sector on the eve of independence. So let's start the video with the first topic, which is agriculture sector on the eve of independence. My dear student, this is the first topic. As I have told you in the last video, this chapter is not at all difficult, but there are many things which you all to learn and which you all to remember. तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की. अब अगर इसको सिंपल तरीका मैं बताऊं आपको याद करने का या फिर बोर्ड में लिखने का या समझने का, तो वो ये है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था, वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था कि इंडियन इकोनॉमी कंडीशन कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस टॉपिक में भी कवर होंगे. तो अभी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं. पहले हम ये पढ़ेंगे कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था. एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जब हम बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ 1947 से लेके 1950 के बीच के टाइम पीरियड के बारे में, कि इन 3 सालों में इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी. एग्रीकल्चर, जैसे हमें सबको पता है कि इंडिया एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, जिसे हम कृषि प्रधान देश भी बोलते हैं, जहां पर हमारी उस टाइम तो स्पेशली मोर देन 75% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी. स्लोली बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं. लोगों का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफर हुआ एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर की तरफ. बट एग्रीकल्चर जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, उसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी. ऐसा नहीं था कि इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है तो हम एग्रीकल्चर में अपना 100% दे रहे हैं और एग्रीकल्चर में इंटरनेशनल मार्केट में हमारा बहुत नाम था. ऐसा कुछ नहीं था. तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं जिसे मैं 1 बाय 1 आपके लिए डिस्कस करूंगी. पहला है लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी. मतलब कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोडक्शन लेवल भी लो था और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी लो थी. अब इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है. प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में डिफरेंस है. प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटपुट या टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर पीरियड. जितना हमने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे कि अगर एक फार्मर है, उसने इस साल टोटल जो प्रोडक्शन उसके खेतों में हुई वो 20 क्विंटल्स ऑफ व्हीट हुआ, ये उसका टोटल प्रोडक्शन था. लेकिन जब बात आती है प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हमारी एग्रीकल्चर में पर हेक्टेयर लैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी है. आप लोग समझ सकते हो कि लैंड की क्वालिटी अलग अलग होती है, उसकी फर्टिलिटी अलग अलग होती है. जहां लैंड की फर्टिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, बहुत ऑब्वियस है कि वहां पर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, और जो लैंड कम फर्टाइल होगा उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी. तो प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर लैंड पे जो हमारी प्रोडक्शन है. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो थे. अगर मैं कंपेयर करूं उस टाइम पे और अभी, मतलब एक अप्रोक्सीमेट नंबर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ. लेट आई एम टॉकिंग अबाउट वीट. अगर मैं वीट की बात करती हूँ, लेट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 1947. उस टाइम पे 660 क्विंटल्स वीट हम प्रोड्यूस कर रहे थे एक पर्टिकुलर एरिया पे 1947 में. लेकिन उसके बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन यूज कर रहे हैं, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं. तो 2018 की अगर मैं बात करूं, 18-19 की, तो उस टाइम पे उसी लैंड पे ये प्रोडक्शन बढ़ के 3348 केजीज हो गई. अब आप खुद देखो, जिस लैंड पे पहले हम 660 केजीज
वीट प्रोड्यूस करते थे, उसी लैंड पे उतने ही एरिया पे कुछ सालों बाद हम 3,348 केजीज लैंड पर 3,348 केजी वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बट इतना डिफरेंस था। और इसका मतलब कि टाइम के साथ साथ हमने बाद में अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के ऊपर बहुत काम किया, लेकिन उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों लो थे। आई होप फर्स्ट पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कैसे, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि इसी लैंड पे इस साल तो 660 केजी वीट प्रोड्यूस हो गया, लेकिन अगले साल इस पे 200 केजी वीट भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज अ गैम्बल ऑफ मॉनसून और इट वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ये पूरी तरह से रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता था। अगर बारिश अच्छी होती है तो उस साल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं हो रही है तो उस साल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर हमारी अनसर्टेन थी, इसका कोई अमाउंट कितना हम प्रोड्यूस करेंगे ये फिक्स नहीं था। नेक्स्ट इज सब्सटेंस फार्मिंग। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है। सब्सटेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो हम सिर्फ अपने गुजारे के लिए उगाते हैं। मतलब फार्मर्स क्रॉप्स तो ग्रो कर रहे हैं पर इतने ही ग्रो कर रहे हैं कि उनके अपनी फैमिली का गुजारा हो जाए, उनका अपना 2 टाइम का 3 टाइम का खाने का निकल जाए। वो बिल्कुल भी उसको सेल करने के मोटिव से या पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम का ये एक और मतलब ड्रॉबैक बोलो या ये बोलो कि एक फीचर था एग्रीकल्चर का कि मैक्सिमम फार्मर्स वर ओनली डूइंग सब्सटेंस फार्मिंग, दे वर नॉट थिंकिंग about the commercialization of agriculture, right? Next is gulf between the owner and the tiller of the soil. अब इस पॉइंट में ना गल्फ का मतलब क्या होता है? गल्फ का मतलब एक बहुत बड़ी खाई बिटवीन द ऑनर एंड द टिलर। अब ऑनर और टिलर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑनर और टिलर, ऑनर वो हुआ जिसकी जमीन है, जो उस जमीन का मालिक है उसे हम ऑनर बोलते हैं, और टिलर जो मजदूर जो किसान उस जमीन पे काम कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम टिलर बोलेंगे। इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ये दोनों बिल्कुल भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम नहीं करते थे। ऑनर की लैंड थी, मतलब पहले वो जमींदार था तो उस जमींदार का लैंड था और वो उसने और टीलर्स को और पीजेंट्स को, फार्मर को हायर किया ताकि वो उस पे एग्रीकल्चर कर सके और ग्रो कर सके अच्छी क्रॉप्स। तो जो टीलर और ऑनर थे इन दिनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण और एक एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर होने के कारण उसका नुकसान एग्रीकल्चर को हो रहा था और उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों लो थे। बिकॉज ऑनर अपने बिल्कुल भी रेंट में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था और टीलर जो थे वो भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे एग्रीकल्चर में। तो इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर दैट देयर वॉज एन डिफरेंस बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द पीजेंट्स हु वर वर्किंग ऑन दैट सॉइल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ ये पॉइंट सारे फिर से मैं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सब पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब कि जो जमींदारी, रोतवाड़ी और महतवाड़ी सिस्टम था, इन सब का मतलब सेम ही था, लेकिन अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से इसको जानते थे। अब जमींदारी सिस्टम था क्या? जमींदार एक वो पर्सन था जिसके नाम पे जमीन थी और जो उस जमीन का ऑफिशियल मालिक था। उसे किसने उस जमीन का ऑफिशियल मालिक बनाया? उसे ब्रिटिशर्स ने उस जमीन का ऑफिशियल मालिक बनाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को सिर्फ पैसा चाहिए था। जहां से जिस भी सोर्स से पैसा आता है उनको पैसा चाहिए था। ना तो वो खुद से एग्रीकल्चर कर सकते थे, ना वो लोगों से एग्रीकल्चर करवा सकते थे। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि उन्होंने जमीन का ऑनर फिक्स कर दिया, एक पर्सन जिसको उन्होंने नाम दिया जमींदार, और वो पूरा एक गांव या 2 गांव का एरिया उसके नाम पे कर दिया और बोला कि हमें आपसे इतना रेंट चाहिए, लैंड टेन्योर चाहिए। अब ये जो सिस्टम था इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ
कि सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक वो जिसे हम जमींदार कहते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड था, इतना लैंड था कि वो पूरे लैंड की देख रेख भी नहीं कर पा रहे थे, और दूसरे वो जिनके पास सब्सटेंस क्रॉपिंग करने के लिए, सब्सटेंस फार्मिंग करने के लिए भी लैंड नहीं था। तो इससे सोसाइटी में इम्बैलेंस हो गया। ये एक मेन फीचर था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, और आई विल से कि इट वाज अ ड्रॉबैक ऑल्सो, क्योंकि जो जमींदार थे वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को। नेक्स्ट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से स्मॉल होल्डिंग्स लिखा है, बट ये कंप्लीट पॉइंट हम लिख सकते हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। अब ये स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब क्या है? मतलब कि जिन लोगों के पास अगर जमींदार के अलावा कुछ लोगों के पास जमीन या खेत थे भी, तो वो छोटे छोटे और फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरे हुए थे अलग अलग जगह पे। उनके पास एक जगह पे जमीन नहीं थी। जब एक जगह पे जमीन नहीं होगी तो उस पे कोई भी वो परमानेंट मेथड क्रॉपिंग का यूज नहीं कर सकते। आप समझ सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन बिखरी हुई है, उनके पास कहने को बहुत जमीन है, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में है और अलग अलग जगह है। उसके कारण वो उस पर कोई भी ऐसा मेथड या कोई भी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक थी, एंड इट वॉज ऑल्सो अ फीचर ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट वन इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम सबको पता है जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को फोर्स करते थे कि वो कमर्शियल क्रॉपिंग करें। कमर्शियल क्रॉपिंग में वो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए उनको फोर्स करते थे, जिसमें इंडिगो, जिसमें टबैको, टी, कॉफी और ऐसे बहुत सारी और चीजें थी जिनकी उनकी कंट्री में या इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड थी, और जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए था वो फार्मर्स को डीमोटिवेट करते थे वेज क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फीचर। So students, now let's start with the second topic of Indian economy on the eve of independence, which is the condition of industrial sector on the eve of independence. Means वही से 1947 से 1950 के बीच में इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसका कुछ खास बेनिफिट्स इंडियन मार्केट को, मतलब इंडियन प्रोड्यूसर्स को या इंटरनेशनल मार्केट में हमें नहीं मिल रहा था। उसके दो रीजंस थे। पहला तो था हैंडीक्राफ्ट का डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मतलब कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था। आई होप आप सबको पता होगा कि आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा या कुछ मूवीज में देखा होगा, जैसे वो कहते हैं कि इंडिया एक सोने की चिड़िया थी, इंडिया वॉज अ गोल्डन स्पैरो। इसका मतलब क्या है? ये कोई स्पैरो नहीं थी जो फ्लाई करती थी। इसका मतलब है कि इंडिया वॉज अ रिच कंट्री, एक जिसमें अपने रिसोर्सेज पूरे थे और उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में इसकी गुड्स की वैल्यू थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की कौन सी गुड्स की वैल्यू थी? सबसे ज्यादा जो चीज जिसकी इंडियन मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू थी वो था हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजें जिसे हम नक्काशी बोलते हैं, हाथ से किया गया काम। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें क्लोथ आता है, जिसमें सिल्क क्लोथ लगा लो, या उन क्लोथ के ऊपर जो काम करते हैं बहुत सुंदर तरह के डेकोरेटिव पीसेस आते हैं, जेम्स के ऊपर जो मटेरियल होता है, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर जो मटेरियल है, इनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रेपुटेशन है वो नीचे आनी स्टार्ट हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल खत्म हो गया। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। पहला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाली। और टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक वो टैक्स है जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम टैरिफ बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जो टैरिफ पॉलिसी बनाई थी वो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी थी, भेदभाव वाली थी। कैसे? मतलब कि अगर कोई इंडियन या इंडियन प्रोड्यूसर या इंडियन कंज्यूमर कोई भी चीज इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना चाहता है, मतलब इंपोर्ट करना चाहता है या एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसके ऊपर हेवी टैक्सेस इंपोज होते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ईदर दे आर इंपोर्टिंग और दे आर एक्सपोर्टिंग, दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस। तो मतलब कि इस तरह से वो टैरिफ पॉलिसी से इंडियंस को डीमोटिवेट कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो हमारे रिलेशन थे उन्हें
कम कर रहे थे और स्लोली स्लोली ये रिलेशंस कम हो भी गए। दूसरा है हमारे पास, दूसरा रीजन हम कह सकते हैं, एक देखो हम ये पढ़ सकते हैं पहले, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। डिमांड का एक नया पैटर्न स्टार्ट हो गया। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, ब्रिटिशर्स का एक अपना लाइफस्टाइल था, बहुत सारे इंडियन लोग, बहुत सारे जमींदार, बहुत सारे जो एक रिच पीपल थे, वो सब उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गए और वो भी वही सब उसी तरह का लाइफस्टाइल चाहते थे जैसे ब्रिटिशर्स अपना लाइफस्टाइल रखते थे। तो वो उन लोगों ने भी क्या किया, जो चीजें ब्रिटेन से बन के आ रही थी, इसका रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से जा रहा है लेकिन बन के और स्टैंप उस पर ब्रिटेन की है, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया। इंडियन गुड्स खरीदने की बजाय लोगों ने फॉरेन गुड्स, मतलब ब्रिटेन में बनी हुई चीजें, इंग्लैंड में बनी हुई चीजें खरीदनी शुरू कर दी। ऑब्वियस है जब हम उनकी चीजें खरीदेंगे, उनकी मार्केट की चीजें खरीदेंगे तो ऑब्वियस है जो प्रॉफिट है वो उनकी पॉकेट में जाएगा। तो जो इंडियन पीपल थे, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, जो काम कर रहे थे, उनके बने हुए माल की डिमांड मार्केट में कम हो गई और स्लोली स्लोली खत्म हो गई। देन नेक्स्ट इज डिसअपेयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट। बेटा आप सबने देखा होगा, एक राजा महाराजा वाला टाइम था। राजा महाराजा एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ लिव करते थे, वो बहुत ज्यादा मतलब शानो शौकत वाली जिंदगी जीते थे। तो उनको द पीपल वर वेरी फॉन्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, और जो लोग उनके लिए काम करते थे वो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी था कि वो उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना रहे हैं तो इससे टेलर की इनकम बढ़ रही है। जो लोग हाथ से काम कर रहे हैं उनकी इनकम, कॉबलर के लिए इनकम, बहुत लोग बर्तनों के ऊपर बहुत सारा काम करते थे, यूटेंसिल्स जो थे वो बहुत ब्यूटीफुल वो लोग बाय करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो राजा महाराजा का टाइम खत्म हो गया, तो जो लोग उनके लिए काम कर रहे थे उनकी जॉब्स भी चली गई, तो उनका बिजनेस भी और उनका काम भी बंद हो गया। देन कंपटीशन, इंडियन गुड्स वर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, एक चीज जो हाथ से बनती है और एक चीज जो मशीन से बनती है, इन दोनों की फिनिशिंग में फर्क होता है। ऑब्वियसली जो मशीन से बनी हुई चीज है वो सस्ती होगी और वो ज्यादा सुंदर और ज्यादा टिकाऊ होगी। हाथ से बनी हुई चीज, क्योंकि वो हाथ से बनी है, हैंडमेड है, तो वो उसमें टाइम लगेगा और वो एक्सपेंसिव भी होगी और शायद उतनी ड्यूरेबल ना हो, वो सेंसिटिव ज्यादा होगी। तो डिमांड, जैसे हम क्लोथ की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सिल्क क्लोथ की, जो सिल्क क्लोथ के ऊपर जो जितने भी वीवर थे जो सिल्क कपड़ा वीव करके और उसको बहुत सुंदर सुंदर काम करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो वो कॉस्टली होगा। वही मशीनों से बना हुआ कॉटन क्लोथ या सिंथेटिक क्लोथ बहुत सस्ता और बहुत सुंदर प्रिंट और कलरफुल था, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए मशीन मेड गुड्स के लिए। तो इंडियन हैंडमेड गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई और इकोनॉमी में लोगों की जॉब्स चली गई और ऑब्वियस है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था हमारा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैंडीक्राफ्ट था, वो खत्म होना शुरू हो गया। एक रीजन और था रेलवेज। अब रेलवेज के लिए ना हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि रेलवेज तो इट इज अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि रेलवेज के जब हम ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें रेलवे एक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने रेलवेज जो स्टार्ट किया था वो हमारे लिए या इंडियंस के बेनिफिट के लिए नहीं स्टार्ट किया था। उनका कोई मोटिव नहीं था कि इससे इंडियंस को बेनिफिट मिले या वो उनको कन्वीनियंस हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, नहीं। उनका मेन मोटिव था, जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो हमारे साउथ, जो हमारा साउथ एरिया है हमारे इंडिया का, सारे पोर्ट्स वहाँ हैं, सामान वहाँ आ रहा है और नॉर्थ इंडिया से सारा सामान हमें वहाँ तक लेके जाना है। तो इसलिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, गुड्स को मूव करने के लिए उनको कुछ चाहिए था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो दे स्टार्टेड रेलवेज, और रेलवेज के कारण वो भर भर के सामान जो है लेके जाते थे। Now come to the second point, which is bleak growth of industrial sector. इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट की। अगर आप टाटा एंड स्टील प्लांट जो स्टार्ट हुआ 1907 में, जो भिलाई का टाटा एंड स्टील प्लांट है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू हुआ था। पेपर इंडस्ट्री, देन कॉटन टेक्सटाइल मिल अहमदाबाद की, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टार्ट हुई थी।
ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि यहाँ से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री ले जाके वहाँ चीज़ें बना के वापस यहाँ ला के बेचने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज इंस्टॉल की और उन इंडस्ट्रीज में यहीं पे सामान बना के हमारे ही रिसोर्सेज, हमारी ही लेबर यूज करके और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया। तो मतलब जो कंडीशन थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज नॉट गुड. The growth of modern industries was there, it was very much there, but it was not in a very visible value. मतलब हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे, बहुत ही कम थी, जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं कर रही थी. Students, today I taught you two main topics, and they were, one was agriculture sector on the eve of independence, and second is industrial sector on the eve of independence. You all, I hope you all will be revising these topics, and then in next video we will be discussing about the rest of the topic, that is the occupational structure of India on the eve of independence sector, the positive contribution of Britishers and all. Till then, thank you and have a nice day.